नमस्कार। भारत का सर्वोच्च पद, राष्ट्र की एकता का प्रतीक और देश का पहला नागरिक, ये सारी बातें इशारा करती हैं भारत के राष्ट्रपति की तरफ। लेकिन हमारा संविधान इस शक्तिशाली पद के बारे में क्या कहता है? देखिए, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बस एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हो, प्रेसिडेंट से जुड़े आर्टिकल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इन्हीं जरूरी आर्टिकल्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत होती है संविधान के आर्टिकल 52 से, और ये बस एक लाइन में एक बहुत सीधी और पावरफुल बात कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे गणतंत्र की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश का जो सबसे ऊंचा पद है वो कभी खाली नहीं रह सकता। ये इसकी कंटिन्यूटी और इंपॉर्टेंस को दिखाता है। और इसी पद पर जो बैठते हैं उन्हें मिलता है देश का प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री का सम्मान। संविधान के पार्ट 5 में इस पद की व्यवस्था है, जो राष्ट्र के सर्वोच्च प्रतीक के तौर पर सबसे आगे आता है। तो सवाल ये उठता है कि ये पद बनता कैसे है और संविधान इसे कौन सी प्रमुख शक्ति देता है। आइए देखते हैं। अब यहां पर आर्टिकल 53 एक बड़ी मजेदार बात कहता है। ये कहता है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक प्रमुख यानी नॉमिनल हेड, जबकि सरकार के मुखिया यानी रियल हेड प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब नाम के लिए तो सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन असल में असली ताकत इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट। अच्छा, तो जब पावर इतनी बड़ी है तो फिर इस पद के लिए चुनाव कैसे होता होगा? ये प्रोसेस आर्टिकल 54 और 55 में समझाया गया है, और ये प्रोसेस भी काफी यूनिक है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हम और आप जैसे आम लोग सीधे प्रेसिडेंट को वोट करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब छिपा है निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की बनावट में। आर्टिकल 54 हमें बताता है कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में 3 तरह के लोग होते हैं: लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हाँ, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल हैं। एक शब्द पर यहां जरूर ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित यानी इलेक्टेड। तो उस निर्वाचित शब्द का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, जिन्हें मनोनीत किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। ये बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस तो समझ आ गया, पर इस चुनाव में खड़ा कौन हो सकता है? क्या कोई भी? नहीं। चलिए अब जरा इस पद के लिए जरूरी क्वालिफिकेशंस और कार्यकाल पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो कार्यकाल। आर्टिकल 56 कहता है कि प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होता है। और एक मजेदार बात, आर्टिकल 57 के हिसाब से कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं योग्यताओं की, जो आर्टिकल 58 में दी गई हैं। 3 मेन बातें हैं: व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 साल हो, और हाँ, ये तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, वो लोकसभा का मेंबर चुने जाने के लायक होना चाहिए। चलिए अब 2 और बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस की बात करते हैं। एक, पद संभालने की शपथ, और दूसरा, पद से हटाने का संवैधानिक तरीका, जिसे कहते हैं महाभियोग। आर्टिकल 60 बात करता है शपथ की। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? भारत के चीफ जस्टिस यानी CJI। और मान लीजिए अगर वो मौजूद नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होंगे वो ये शपथ दिलाएंगे। और अब आते हैं आर्टिकल 61 पर। यह है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने का प्रोसेस। और मैं बता दूं, ये प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है। ये सिर्फ एक ही आधार पर शुरू हो सकता है, संविधान का उल्लंघन, और इसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में शुरू किया जा सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देना जरूरी है। फिर जिस हाउस में ये शुरू हुआ, वहां इसे 2/3 मेजॉरिटी, जो कि एक स्पेशल मेजॉरिटी है, से पास होना होता है। इसके बाद दूसरा हाउस इसकी जांच करता है, और अगर वहां भी ये 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया, बस तभी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अच्छा, इन सब के अलावा भी प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, ऐसी शक्तियां जो उन्हें बहुत खास बनाती हैं। चलिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स को समझते हैं। पहली है आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति यानी पार्डनिंग पावर। ये एक तरह से प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर है। इससे वो किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं, यहां तक कि मौत की सजा को भी माफ कर सकते हैं।
दूसरी खास पावर है आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सोचिए, अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है और देश को किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? तब प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जो बिल्कुल एक कानून की तरह ही काम करता है, बस टेम्परेरी होता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, बिल्कुल साफ है। क्षमादान की शक्ति एक जुडिशियल यानी न्यायिक पावर है जो किसी एक व्यक्ति की सजा से जुड़ी है। वहीं दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस एक लेजिस्लेटिव यानी विधायी पावर है जो पूरे देश के लिए एक टेम्परेरी कानून बनाती है। एक का लेना देना न्याय से है, दूसरे का कानून बनाने से। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? आर्टिकल 52 जो प्रेसिडेंट के पद की बात करता है, आर्टिकल 54 जो इलेक्शन के बारे में बताता है, और याद रखने वाली बात, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। फिर आर्टिकल 61 वो मुश्किल वाला प्रोसेस, महाभियोग, और आखिर में आर्टिकल 72 यानी प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, भारत के वो अकेले प्रेसिडेंट कौन थे जो बिना किसी ऑपोजिशन के निर्विरोध चुने गए थे? जरा सोचिए और इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है इस पूरी बातचीत से प्रेसिडेंट से जुड़े संवैधानिक पहलुओं को समझने में काफी मदद मिली होगी।